for the stars. So I strummed that guitar every day, found a passion for music never. हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे क्लास 10th की हिस्ट्री की किताब। ठीक है, तो दोस्तों हम क्लास 10th की हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, हिस्ट्री जो है हमारी हिस्ट्री एज अ देखा जाए 10th क्लास में बहुत ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा बच्चों को मुश्किल लगने वाला सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, क्यों होता है सबसे ज़्यादा मुश्किल लगने वाला सब्जेक्ट? क्योंकि दोस्तों लोग इसमें बहुत सारी डेट्स होती है। हिस्ट्री में बहुत सारी डेट्स होती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। उन लड़ाइयों को याद रखने में, उन डेट्स को याद रखने में दिक्कत होती है। कई बार दिक्कत होती है। ठीक है, मुझे भी दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत हुई थी एक बार मेरे पेपर के टाइम पे। लेकिन फिर मैंने देखा कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से जैसे हम समझते जाएंगे तो उस हिसाब से हम उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से उस डेट को आराम से याद कर सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद आप उसके बाद आपको 100% मेमोराइज रहेगा। ठीक है, मैं देखा जाए हाँ मेमोराइज रहेगा आपको, मुझे भी मेमोराइज रहता है। ठीक है, इसलिए मैं कोई शुरुआत में बिना बुक के पढ़ा रहा था। अभी दोस्तों अभी भी बुक से पढ़ाने के हिस्ट्री को बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मतलब इसमें कुछ बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, जो कि मतलब पेपर में आते हैं, तो उसको बताने के लिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बुक मेरे हाथ में रहेगी और बोर्ड भी है मेरे पास। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 10th की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोस्तों सबसे पहले इस नाम का मतलब समझते हैं। ये जो नाम है ना, ये नेशनलिज्म, ये जो नाम है ना, इसका मतलब क्या होता है नेशनलिज्म का? राइज का मतलब तो सबको पता है, यूरोप का मतलब भी सबको पता है, यूरोप एक देश है। ठीक है, एक कॉन्टिनेंट है। और ये लेकिन ये बीच में ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब क्या है? नेशनलिज्म का मतलब क्या है? दोस्तों जो नेशनलिज्म का मतलब होता है, नेशनलिज्म को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। इस वर्ड को यहाँ पे लिख के बताता हूं मैं। इस वर्ड को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, नेशनलिज्म का हिंदी मतलब होता है राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? मतलब लोगों के मन में इस पूरे नाम का मतलब बता रहा हूं। यूरोप के लोगों के मन में राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझाना ही उनके दिमाग में, उनके दिलों में इसके बारे में, इस चीज का उदय करने का मकसद थी। इस चीज को उनके मन में नेशनलिज्म की भावना को उत्पन्न करने का ही मेन मोटिव होता है इस चैप्टर का। ठीक है, तो दोस्तों राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, चैप्टर के नाम का मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप पेज खोलते हो, अगर आप बुक अपने चैप्टर खोलते हो, चैप्टर की शुरुआत होती है, तो शुरुआत में आपको एक ड्राइंग दिखती है। ठीक है, आपको दिख रही है? नहीं दिख रही तो आप देख लो अच्छी तरीके से। ये ड्राइंग दिख रही है आपको, ये वाली ड्राइंग। ठीक है, तो दोस्तों ये पेंटिंग है जिसका नाम दिया था ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग सबसे पहले चीज समझ लो, ये जो पेंटिंग होगी ना, इस पेंटिंग से क्वेश्चन आता है। पेंटिंग वो पेपर में बना के नहीं देगा, पेंटिंग से क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन जैसे फ्रेडरिक सारियू कौन था? ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों ये जो पेंटिंग है, सबसे पहले सवाल आता है पेंटिंग बनाई किसने? तो पेंटिंग बनाने वाले का नाम ही है फ्रेडरिक सारियू। क्या नाम है उसका? फ्रेडरिक सारियू। ठीक है, तो दोस्तों जो फ्रेडरिक सारियू है 1848 में उसने ये पेंटिंग बनाई। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे पेंटिंग तो उसने बना दी, लेकिन ये पेंटिंग बुक में क्यों है और ये पेंटिंग का मतलब क्या है? ठीक है दोस्तों, पेंटिंग का मतलब देखो, पेंटिंग समझा रहा हूं मैं अच्छी तरीके से आपको। पेंटिंग में अगर आपको दिख रहा होगा, मेरे हाथ में पेंटिंग में अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लाइन, देखो कितने मीलों की लाइन लग रही है। यहाँ से कितने सारे लोग मतलब पैदल मार्च करते करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे इन सबके हाथों में अपने अपने देश के झंडे हैं। ठीक है, देखा अगर मैं इसका एक अंदाजा लगाऊं तो ये हमारा फ्रांस का झंडा है। ठीक है, फ्रांस का या फिर इटाली का झंडा है, फ्रांस का झंडा है। ठीक है, तो उसके बाद ये जर्मनी का झंडा है। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग देशों के झंडे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये अपने अपने देशों को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये बता रहे हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। ठीक है, ये चीज समझा रहे हैं हमें। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद ही यहीं पर आके इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर कहां पर? ये यहाँ पे आ रहे हैं हमारे ये मूर्ति के सामने।
ठीक है। तो दोस्तों ये जो मूर्ति है, असल में ये मूर्ति है क्या, ये मूर्ति के सामने खड़ी हुई क्यों है? ये जो मूर्ति है ये असल में डिपिक्ट करती है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, मतलब एकता के, लिबर्टी को, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से जिसे हम कहते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपने मतलब अमेरिका में आपने देखी भी होगी, न्यूयॉर्क में खड़ी हुई है वो जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ग्रीन कलर की। तो दोस्तों स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इस चीज का मतलब क्या है? इस स्टैच्यू के वो सारे लोग इतनी मीलों लाइन लगाकर यहाँ पर ही क्यों खड़े हो रहे हैं, इस स्टैच्यू के सामने आकर ही क्यों खड़े हो रहे हैं? देखो इस स्टैच्यू के सामने खड़े होने का एक मतलब है। ये स्टैच्यू है ना, ये स्टैच्यू, ये जो व्हाइट कलर की जो स्टैच्यू है ये अपने आप में ही, ये अपने आप में ही एक अर्थ दर्शा रही है, ये अपने आप में ही एक मतलब बता रही है। इसका मतलब देखो, समझो, इसके एक हाथ में देखो, एक हाथ में इसके एक टॉर्च है। टॉर्च का मतलब उस टाइम पे मशाल को टॉर्च कहते थे, ठीक है। तो एक हाथ में उसने मशाल पकड़ रखी है, दूसरे हाथ में उसने ऐसे किताब पकड़ रखी है, ठीक है। तो जो जो टॉर्च है, अब मैं आपको इसके हाथों में जितनी मतलब पूरी मूर्ति को मैं बता रहा हूँ, मूर्ति समझा रहा हूँ आपको, ये मूर्ति क्या क्या बताना चाह रही है। इसके हाथ में जो टॉर्च पकड़ रखी है इसने, ये टॉर्च यहाँ पे दर्शा रहा है एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में, एक ब्राइट फ्यूचर के बारे में, मतलब एक उज्जवल भविष्य। और इसके हाथ में जो किताबें हैं, इसके हाथ में जो किताबें हैं वो किताब दर्शा रही है हमारे राइट्स को। उस किताब में हमारे अधिकार लिख रखे हैं, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे बेसिक अधिकार, जो हमें हमें रोजमर्रा के टाइमों में हमें अधिकार लगते हैं, वो सारे अधिकार उस बुक में लिख रखे हैं, ठीक है। तो मूर्ति आपको समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों ये सारे लोग यहाँ पे आकर इस मूर्ति के सामने खड़े हो रहे, क्यों? क्योंकि इनको अपने अधिकार चाहिए, ठीक है। इनके मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की फीलिंग है। राष्ट्रवाद को देखो, पैट्रियोटिज्म का वर्ड का आपने सुना ही होगा, मतलब देशभक्ति जिसे हम कहते हैं, वही देशभक्ति इन सारे अलग अलग देशों के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोगों के अंदर है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी है और ये सारे एक एंजल्स है, ठीक है। तो दोस्तों पेंटिंग तो यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। तो पेंटिंग के बाद यहाँ पे लिखा रखा है पेंटिंग बनाई किसने? ये पेंटिंग बनाई गई थी फ्रेडरिक सारियो के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेडरिक सारियो के द्वारा। कब बनाई गई थी? 1848 में। कब बनाई गई थी? 1848 में, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे मतलब ये इस पेज से लेकर इस पेज तक जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, सिर्फ 2 वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पेंटिंग है जो कि मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अब क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है 2 टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा, इसमें आता है एब्सोल्यूटिस्ट का, एब्सोल्यूटिस्ट का। दोस्तों ये जो वर्ड है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इस वर्ड की मीनिंग क्या है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब है ऐसी, मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे राजा ही राजा होता है राजा ही राजा होता है। इसका मतलब है जो हमारे ऊपर जो होगा, हमारे ऊपर जो भी शासन कर रहा होगा, हमारे ऊपर जो भी हमारा रूलर होगा, वो रूलर कौन होगा? एक राजा होगा, मतलब एक मोनार्की होगा। मोनार्की आपको समझ में आ गई? दोस्तों मोनार्की का मतलब है, अगर हिंदी में बताऊं, मोनार्की का मतलब होता है राजशाही, मतलब राजाओं का शासन लोगों के ऊपर, ठीक है। आपको शायद से पता भी होगा कि पुराने टाइम पे क्या होता था, कि जो राजाओं का शासन होता था, राजाओं के टाइम पे लोगों को कोई हक नहीं होता था अपने राजाओं को चुनने का, या फिर जो राजा हमारे लिए जितने भी मतलब राजा अपने प्रजा के लिए जितने भी डिसीजन लेता होगा, जितने भी काम करता होगा, जितनी भी सारी चीजें वो बनाता होगा, जितने भी कानून बनाता होगा, उसमें प्रजा नहीं आती थी, उसमें सिर्फ उसके मंत्री और राज्य के, उसके राजमहल के ही सारे मेंबर्स आते थे, राजमहल के ही सारे लोग आते थे, ठीक है। लेकिन उसमें हम नहीं आते थे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि इस टाइम पे भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो मोनार्की है, वो राजतंत्र है, ठीक है। चीज समझ आए वो दोस्तों? तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया ही है कि एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा राज्य, मतलब एक ऐसी जगह जहां का मालिक कौन हो, जहां का रूलर कौन हो, यहाँ पे राज करने वाला कौन हो? एक राजा हो, ठीक है, जहां पे मोनार्की हो। तो एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? मोनार्की, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब होता है मोनार्की, साफ सीधे तौर पे मतलब राजा, राजतंत्र जिसे हम कहते हैं, ठीक है, राजतंत्र, ठीक है। तो उसके ये देखो एब्सोल्यूटिस्ट तो आपको समझ में आ चुका होगा।
तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मैं ये वर्ड्स क्यों समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, और मुझे ये वर्ड ही क्यों इंपॉर्टेंट लगा। दोस्तों एक चीज देखो, इसमें क्या होगा, इसमें मेरे मित्रों, इसमें एब्सोल्यूटिस्ट जो है ना, देखो मैंने शुरुआत में आपको एक पेंटिंग दिखाई थी, ठीक है, शुरुआत में मैंने आपको एक पेंटिंग दिखाई थी जो कि ये रही हमारी पेंटिंग। दोस्तों क्या यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई भी राजा है? यहाँ पे ये सारे आम प्रजा है, ये सारे आम लोग हैं सारे, जो मतलब अपने अधिकारों के लिए, जो कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, जो कि अपने अधिकारों के लिए यहाँ पे आगे आगे आ रहे हैं, ठीक है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो मोनार्की होता है, जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में क्या हमारे पास अधिकार होते हैं अपने राजा को चुनने का? नहीं होता, ठीक है। हमारा अधिकार होता है कि जो भी राजा हमारे लिए जो कानून बनाएगा, क्या हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? क्या हम उसमें भागीदारी होती है हमारी? बिल्कुल नहीं होती। तो लोग उस टाइम पे 1848 के टाइम पे क्या हुआ, लोगों ने अपने अधिकारों को जाना, ठीक है, लोगों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को, अपने ऊपर हो रहे शोषणों को समझा। उसके बाद उन लोगों की आंखें खुल गई। आंखें खुलने के बाद वो सारे लोग, जितने भी पूरी प्रजा थी, जिन लोगों के ऊपर भी अत्याचार होता था, वो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गए, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट, तो दोस्तों मुझे मुझे सिर्फ 2 पेजों में सिर्फ यही एक वर्ड यही 2 वर्ड अच्छे लगते हैं, वो इसलिए है, और यही 2 वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यही 2 वर्ड जो होते हैं ना, यही 2 वर्ड आपके पूरा चैप्टर है, ठीक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एब्सोल्यूटिस्ट और एक और वर्ड है जिसका नाम है हमारा यूटोपियन विजन, ठीक है। यही जो 2 वर्ड है ना, एब्सोल्यूटिस्ट और यूटोपियन विजन, इन्हीं 2 वर्ड के ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। एब्सोल्यूटिस्ट सोसाइटी कौन सी सोसाइटी हुई? जहां पे मोनार्की हो, जहां पे राजतंत्र हो। लेकिन यूटोपियन विजन मतलब यूटोपियन सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जहां पे लोग इतने अच्छे होते हैं, मतलब वहां पे जो रूलर भी होगा वो भी इतना अच्छा होता है, मतलब एक प्लासिड किंग, जिसे इंग्लिश में प्लासिड कहते हैं उसको, मतलब एक सच्चा राजा, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, यूटोपियन विजन में क्या होता है, मतलब एक ऐसा राज्य जहां पे सारे लोग इतने अच्छे हो, उसे वहां का राजा इतना अच्छा हो कि वहां पे कोई बुराई ना हो, कोई बुराइयां ही ना हो वहां पे, ठीक है। बुराइयां का मतलब देखो, हर एक सोसाइटी में आपको बुरे लोग मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यूटोपियन सोसाइटी का यूटोपियन विजन मतलब यूटोपियन सोसाइटी की सोच रखने वाले लोगों का माइंड सेट ही यही है कि एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना करना जिसमें मतलब कोई भी बुराइयां ना हो, जिसमें सारे लोग एकता के साथ रहते हैं, मतलब मिलजुल कर रहते हैं, सब लोग एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा का भाव नहीं है, कोई भेदभाव का भाव नहीं है, ठीक है। उसे हम कहते हैं यूटोपियन विजन। दोस्तों समझ में आई? तो ये अगर मैं साफ सीधे तौर पे इसको बताऊं तो ये एक कल्पना है, ठीक है, ये एक कल्पना है। कल्पना मतलब ये एक इमेजिनरी थॉट है, ये एक सोच है सिर्फ। ये आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसी सोसाइटी हो सकती है कभी? दोस्तों ऐसी सोसाइटी अगर हुई ना, तो दोस्तों एक तरफ से मैं कह सकता हूं, देखो बुराई भी जरूरी होती है, अच्छाई भी जरूरी होती है, दोनों के बीच का बैलेंस बरकरार रहना चाहिए। अगर दोनों के बीच का बैलेंस बरकरार नहीं रहेगा तो सोसाइटी डगमगा जाएगी, सोसाइटी गिर जाएगी, ठीक है। तो यूटोपियन विजन ऐसी सोसाइटी जो कि असल में कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, मतलब कभी वो हो ही नहीं सकती ऐसी सोसाइटी, क्या पता शायद से फ्यूचर में हो जाए, मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। लेकिन वैसे साइंटिस्टों का मानना है, थिंकर्स का मानना है कि ये एक ऐसी सोसाइटी है जो कि कभी नहीं हो सकती, ठीक है। ये एक ऐसी टाइप की सोसाइटी होती है। दोस्तों चीज समझ में आपको? तो इसके बाद जो मतलब यही 2 सोसाइटी, यही 2 चीजों के बारे, यही 2 वर्डों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो पूरा खत्म होता है हमारे यहाँ पे, ये 2 वर्ड, ये 2 टॉप, मतलब ये पूरे एक पेज खत्म। इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। दोस्तों फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आपने 9th क्लास में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था दोस्तों? फ्रांस में वहां के जितने भी मतलब फ्रांस को एक तरफ से 3 हिस्सों में बांट दिया गया था, 3 क्लासेस में बांट दिया गया था। एक सबसे पहले आते उच्च वर्गीय लोग, उच्च वर्गीय मतलब जिनको इंग्लिश में कहते हैं क्लर्जी। क्लर्जी में कौन आते हैं? उस उच्च वर्गीय लोगों में कौन आते हैं? जितने नहीं अमीर आदमी नहीं,
जितने भी राजा के मतलब जितने भी राजशाही जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी मोनार्की के मेंबर होते हैं, जितने भी राजतंत्र के मेंबर होते हैं, वो सारे होते हैं हमारे क्लर्जी। ठीक है, मतलब उच्च वर्गीय लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सेकंड, मतलब जिसे कहते हैं सेकंड स्टेट। ठीक है, सेकंड, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। आपने इन तीनों स्टेटों के बारे में पढ़ा ही होगा हमारे 9th क्लास में, 9th क्लास की हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर ही था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों सेकंड स्टेट में कौन आता है? नोबिलिटी आती है। नोबिलिटी कौन होती है? नोबिलिटी होती है हमारे एक जो लैंड लॉर्ड्स होते हैं, मतलब जमींदार जो लोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोबिलिटी। ठीक है, ये क्लर्जी हो गया, नोबिलिटी होगी। थर्ड स्टेट में कौन आएंगे? जो लास्ट स्टेट है, वहां पे सारे जितने भी गरीब पीजेंट होते हैं, गरीब पीजेंट के साथ जितने भी अमीर पीजेंट्स होते हैं, जितने भी अमीर लोग होते हैं, अमीर बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी आर्टिशियंस होते हैं, आर्टिशियन मतलब जो कलाकार होते हैं, पेंटर्स बनाने वाले, हर एक लोग उसमें, बाकी उन लोगों को, उच्च वर्गीय लोगों को और बीच वाले मध्य वर्गीय लोगों को छोड़कर बाकी के जितने वर्ग के लोग बचे ना, जितने भी लोग बचे, वो सारे इस थर्ड वर्ग में आते हैं, थर्ड स्टेट में आते हैं। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों? तो दोस्तों उस टाइम पे क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे फ्रांस में फर्स्ट स्टेट से और सेकंड स्टेट से पैसा नहीं देते, टैक्स नहीं लिया जाता था। टैक्स सारा दिया लिया जाता था हमारे थर्ड स्टेट से। थर्ड स्टेट कौन सी थी हमारी? थर्ड स्टेट थी हमारी जी जो सारे पीजेंट्स थे, जो रिच आर्टिसियंस थे, जो रिच बिजनेसमैन थे, इन सारे लोगों से ही टैक्स वसूला जाता था। बाकी नोबिलिटी और क्लर्जी टैक्स नहीं देती थी। जाहिर सी बात है वो टैक्स नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि देखो उनको एक राइट दिया जाता था बचपन से ही, मतलब वो पैदा हो गए, अगर वो एक नोबिलिटी के खानदान में पैदा होते तो उनके पास बचपन से ही पैदा होते ही अधिकार जुड़ जाता है कि वो कभी टैक्स नहीं देंगे, उनका एक अलग स्टैंडर्ड बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसी चीजों से सब लोग मतलब फ्रस्ट्रेट मतलब इसी चीजों से ऊब कर, इसी चीजों के ऊपर गुस्सा आकर, ठीक है, लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों ने विद्रोह कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया दोस्तों। इसमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का था, उन थिंकर्स का था, उन बुक राइटर्स का था। ठीक है, जो कि मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन को मतलब द आइडिया, मतलब एक मतलब दिमाग में एक लोकतंत्र का आइडिया देने वाले थिंकर्स का था इसमें सबसे बड़ा योगदान। ठीक है, मैं तो कहता हूं सबसे बड़े आदमी, मतलब सबसे बड़ा रोल, सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान उन्हीं लोगों का था, उन्हीं थिंकर्स का था। इनमें से हमारे सबसे पहले नाम आता है जीन जैक रोसे। ठीक है, और उसके बाद आते हैं जैक्यूज नाम का एक, ये दो नाम बताया था मैंने, ये दोनों राइटर्स हैं। इन राइटर्स ने क्या किया, अपनी कुछ किताबें लिखी, इन किताबों को उन लोगों ने पढ़ा, कुछ लोगों ने प्लेस देखे, कुछ लोगों ने नाटक देखे इन चीजों के ऊपर। नाटक देख के क्या हुआ, लोगों के मन में सवाल आया कि मतलब हमें तो दबाया जा रहा है यहाँ पे, तो अब तो ऐसा नहीं चलेगा, अब तो हमें कोई दबा नहीं पाएगा। अब उन लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, चीज समझ में आपको दोस्तों? फ्रेंच रेवोल्यूशन का थोड़ा मैंने बता दिया इसी वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन द आइडिया ऑफ द नेशन टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे, उन लोगों ने ना कुछ आइडियाज निकाले थे। ठीक है, उन लोगों ने कुछ आइडियाज निकाले थे जिससे वो और लोगों को जोड़ पाए, उन जो बाकी के जितने भी लोग बचे हैं, जो लोग मतलब इस युद्ध में नहीं है, इस विद्रोह में नहीं है, विद्रोह में भाग नहीं ले रहे, उन लोगों के मन में भी राष्ट्र के प्रति भावना जागृत करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे कदम उठाए। ठीक है, तो वो कदम हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो कदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इसके ऊपर ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं, इस टॉपिक के ऊपर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर का अलग क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर का अलग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, क्योंकि इसी टॉपिक में दो टॉपिक है, एक ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, इसके बाद आता है हमारा नेपोलियन वाला टॉपिक। ठीक है, तो दोस्तों नेपोलियन वाला टॉपिक मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, पहले ये मिटा देता हूं। परफेक्ट। तो दोस्तों, तो अब जो हमारा टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ अ
न्यू नेशन। ठीक है, तो दोस्तों द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ न्यू नेशन, मैंने आपको जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रो दिया है। ठीक है, तो आप दोस्तों टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि जितने भी विद्रोह से जुड़े हुए जितने भी आदमी थे, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने बाकी बचे कुछ लोगों के मन में भावना जागृत करने के लिए क्या क्या कदम उठाए, वही हम पढ़ेंगे ना। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप अपनी किताब खोल लीजिए, किताब खोलकर आप सबसे पहले अपनी पेन लीजिए और पेज नंबर 7 खोल लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 7। पेज नंबर अगर हम देखो दोस्तों, अगर पेज नंबर में गलती हो रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये एक हेल्प बुक है। मुझे मतलब ओरिजिनल एनसीईआरटी की बुक अभी तक मिली नहीं है, तो इसलिए मैं हेल्प बुक से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक पे देख लेना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द न्यू नेशन। ठीक है, इस टॉपिक पे आ जाना। तो इस टॉपिक पे सबसे पहले निशान लगाना शुरू करना आप सेकंड पैराग्राफ के 1 2 3 चौथे लाइन से। ठीक है, चौथे लाइन में आपको मिल चुका होगा द आइडिया। ठीक है, तो द आइडियाज ऑफ द ला पार्टी, द फादरलैंड एंड द ली सिटी ऑन द सिटीजनशिप emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यहां पे होता है हमारा पहला पॉइंट समाप्त। अब मैं आपको समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। दोस्तों द आइडियाज ऑफ ला पार्टी का मतलब क्या होता है? ला पार्टी का मतलब फादरलैंड होता है। फादरलैंड मतलब पितृभूमि। दोस्तों आप जिस जगह पे पैदा होते हो, वो जगह आपकी किसकी है? आपके पापा की है। ठीक है, वो आपके पापा की जगह है वो। दोस्तों तो क्या आपके पापा की जगह पे आपका एक अधिकार नहीं बन गया? आपका अधिकार बन गया ना, कि अगर बाय चांस आपके पापा गुजर जाते हैं तो उसके बाद जमीन किसके पास आएगी? आपके पास आएगी। लेकिन उस टाइम पे फ्रांस में क्या होता था कि अगर आप मतलब सपोज ऐसे टाइम होता था, तो जो थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे, जितने भी मेंबर्स थे, उन लोगों से जमीन छीन ली जाती थी जबरदस्ती। उन लोगों से जमीनें छीन ली जाती थी उनकी। लेकिन वो उसी जमीन में पैदा हुए, उस जमीन पे उनका हक है, लेकिन उनसे तो जमीन छीन ली गई। तो द आइडियाज ऑफ द ला पार्टी मतलब फादरलैंड, अपने पितृभूमि के आइडियाज को, मतलब अपनी ये जो चीज हो रही है उनसे जमीनें छीनी जा रही है गैर कानूनी तरीके से, मतलब जबरदस्ती से। ठीक है, तो उस चीजों को मद्देनजर में रखते हुए इन लोगों ने क्या किया? फादरलैंड का मतलब पितृभूमि के आइडियाज को और सिटीजनशिप के। दोस्तों आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आप इंडियन हो, आप अगर गुजरात में पैदा हुए हो तो आप एक गुजरातियन हो। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना। ठीक है, तो दोस्तों एक देखो, अगर वो बंदा फ्रांस में पैदा हुआ है तो एक फ्रैंकिश आदमी हुआ। फ्रैंकिश दोस्तों फ्रांस के एक बंदे को कहते हैं, मतलब फ्रांस में रहने वाले अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पॉइंट कर रहा हूं तो मैं यूज करूंगा फ्रैंकिश पर्सन, मतलब फ्रांस में रहने वाला बंदा। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो सपोज एक बंदा फ्रांस में रह रहा है, उसको मैं कहूंगा फ्रैंकिश पर्सन। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे मतलब तुम भले ही उस देश में पैदा हुए हो जिस देश में तुम रह रहे हो, ठीक है, लेकिन उस देश पे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस देश में मिलने वाले सारे रिसोर्सेज पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, आप इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में मिलने वाले सारी रिसोर्सेज पे किसका हक है? आपका हक है। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था? फ्रांस में लोगों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते थे। उनको जो चीजें मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती थी। ठीक है, चीज समझ में आई? तो दोस्तों इन्हीं आइडियाज को रिवॉल्यूशनरीज ने, क्रांतिकारियों ने क्या किया? माइंड में रखते हुए इन्हीं के बारे में उन लोगों ने बड़े बड़े मतलब बुकें लिखी, किताबें लिखी, नाटक रच दिए गए, इन सारे आइडियाज को और ज्यादा फैलाया। ठीक है, दूसरा आता है a new French flag, the tricolor was chosen to replace the formal royal standard। ठीक है दोस्तों, उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे ना किसी भी देश का कोई फिक्स्ड फ्लैग नहीं होता था उस टाइम पे किसी देश का। ठीक है, लेकिन बहुत सारे राज्य मिलके, मतलब देखो फ्रांस जो है, फ्रांस के भी अलग अलग पार्ट होंगे। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में दयालपुर, करावल नगर, नोएडा नहीं, मतलब और भी बहुत सारे जगह आते हैं ना दिल्ली में। ठीक है, तो दोस्तों वहां उस टाइम पे क्या था? फ्रांस के अलग अलग जगहों में, अलग अलग प्रांतों में क्या होता था? उनके भी अलग अलग झंडे होते थे, मतलब एक झंडा नहीं होता था। तो इन रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? एक ही मतलब एक ओनली वन झंडा डिजाइन किया, एक ओनली वन ट्राइकलर मतलब तिरंगा। दोस्तों हमारा भी तिरंगा है, इनका भी तिरंगा है। इनके तिरंगे में कलर आते हैं, जैसे कि मैंने आपको पेंटिंग में भी दिखाया था। इनके तिरंगे में कलर आते हैं ग्रीन, व्हाइट एंड रेड।
इनके तिरंगे की ये कलर्स है, ठीक है। तो एक न्यू ट्राई कलर, एक न्यू तिरंगा, एक नया तिरंगा मतलब बनाया गया, एक नए तिरंगे को अपनाया गया फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को हटाने के लिए, फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब जितने भी राजशाही जितने भी लोगों थे उनको कड़ा जवाब देने के लिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक नया तिरंगा अपनाया गया, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसके बाद से ही The States General was elected by the body of active citizen and renamed the National Assembly। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। अगर आपको नहीं पता है तो दोस्तों मैं आपको एक और बार बता देता हूँ। एक्टिव सिटीजन वो लोग होते हैं जो कि मतलब टैक्स देते हैं, ठीक है, और मतलब एक इक्वल टैक्स देते हैं सबको, मतलब टैक्स भरते रहते हैं, चाहे वो थर्ड स्टेट का हो, चाहे सेकंड स्टेट का हो, चाहे फर्स्ट स्टेट का हो, टैक्स देते हैं। और वो 25 साल से ऊपर का बंदा है तो वो वोट दे सकता है। इन्हें हम कहते हैं एक्टिव सिटीजन, ठीक है। और जो पैसिव सिटीजन होते हैं वो मतलब पैसिव सिटीजन कौन होते हैं? पैसिव सिटीजन वो सिटीजन होते हैं जो कभी मतलब जिनकी चाहे भले ही चाहे वो 25 साल से ऊपर ही क्यों ना हो, लेकिन वो टैक्स नहीं पे कर सकते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे टैक्स बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों जो स्टेट जनरल्स थे, स्टेट जनरल्स को इलेक्ट किया गया बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, मतलब एक्टिव सिटीजन में जो भी टैक्स पेयर्स थे उन लोगों ने स्टेट जनरल्स को, स्टेट जनरल मतलब एक एक प्रांत का एक एक हेड होता है, जैसे मेयर होता है ना, वैसे उस टाइम पे एक एक प्रांत के एक हेड को हम स्टेट जनरल कहते थे, ठीक है। तो स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और जो उनकी जो असेंबली थी, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, वैसे उनकी एक असेंबली थी जिसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल असेंबली, ठीक है। चीज समझ में आपको दोस्तों? उसके बाद आता है इन द नेम ऑफ नेशन, मतलब राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टरेस कमेंटरेटेड। दोस्तों हाइम्स का मतलब होता है राष्ट्र गीत, लोकगीत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, गीत। तो राष्ट्र के नाम पे, देश के नाम पे उस टाइम पे गीत बने, मतलब सॉन्ग्स लिखे गए, ठीक है, कंपोज हुए, गाने बने के गानों को गाया जाने लगा, ठीक है। ऐसा नेशनल सॉन्ग, राष्ट्र देशभक्ति के गाना है, ठीक है। और उसके बाद मतलब शपथ ली गई, बहुत सारे लोगों ने शपथ ली, ठीक है, कि हम अपने देश के प्रति अपने जान अपने प्राण निछावर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद मार्टरेस, दोस्तों मार्टरेस का मतलब होता है हमारे जो शहीद हो चुके हैं, शहीद लोगों को मार्टरेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्टरेस, ठीक है। तो मार्टरेस को सलामी दी गई, ठीक है, कमेंटोरेटेड, ठीक है। और उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो सिस्टम होता है जिस सिस्टम के तहत मतलब एक कंट्री की एक इकोनॉमिक सिस्टम और एक कंट्री कैसे चल रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ट्राई करता है, ठीक है। तो एक मतलब सेंट्रलाइज, एक मतलब एक नियमित रूप से एक ही मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिजाइन किया गया। उस सिस्टम के तहत क्या होता था, उस सिस्टम ने क्या क्या यूनिफॉर्म लॉज बनाए, मतलब एक स्थिर कानून, ठीक है दोस्तों। कानून बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। एक स्थिर कानून बनाया गया उसके तहत, ठीक है। और जो मतलब और उनको टेरिटरी में लागू कर दिया गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक और समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता था उस टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया गया, सेंटर के पास उसको भेज दिया गया, और सेंटर ने क्या किया, उसको मद्देनजर में रखते हुए कानून बनाए, जो कि कानून फ्रांस के हर एक जगहों पर, हर एक प्रांत में लागू कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो छठा पॉइंट है हमारा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज and dues were abolished and a uniform system of weights and measure was adopted। दोस्तों इंटरनल कस्टम ड्यूटी, आपने कस्टम ड्यूटी का नाम तो सुना ही होगा। कस्टम ड्यूटी एक टैक्स होता है जो कि मतलब अगर बाहर देश से कोई बंदा हमारे यहाँ पे कोई चीज लेके आता है, ठीक है, मतलब अपना व्यापार करने आता है, तो उसे एक टैक्स भरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। लेकिन फ्रांस में उस टाइम पे इंटरनल कस्टम ड्यूटी भी थी, मतलब आप फ्रांस में रह रहे हो, आप फ्रांस से ही रहकर ही फ्रांस के दूसरे प्रांत में जा रहे हो, किसी दूसरी जगह में जा रहे हो, किसी दूसरे इलाके में जा रहे हो, तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा उसके लिए भी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अबॉलिश कर दिया गया, इन सारी चीजों पर रोक लगा दी गई। उसके बाद मतलब एक फॉर्मलाइज्ड, मतलब एक सिंपल
और सिंपल और एक ही मतलब ओनली सेंट्रलाइज्ड वेट एंड मेजर सिस्टम अडॉप्ट किया गया। मतलब देखो उस टाइम पे क्या था, फ्रांस के हर एक जगह पे कपड़े का रेट अलग अलग था, ठीक है, वेट्स और मेजर का सिस्टम अलग अलग था। जैसे यहाँ पे कपड़ा अगर 70 रुपए के, अगर $70 का है, तो दूसरी जगह पे जाके वो कपड़ा कितने का हो जाएगा, वो कपड़ा दूसरी जगह पे जाके 80 का हो जाएगा, फिर $90 का हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर में रखते हुए इस चीज को खत्म कर दिया गया। अब एक ही, जैसे यहाँ पे कपड़े का रेट $70 ही है, तो उसी जगह पर भी $70 ही होगा, कोई चोरी यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अच्छी समझ में आपको दोस्तों। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, लास्ट पॉइंट, आप भी थक गए होंगे, जो लास्ट पॉइंट है हमारा रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड द फ्रेंच which was spoken and written in Paris become the common language of the nation। फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, एक फ्रेंच भाषा को वहां पे बोला जाने लगा। और उससे पहले जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, रीजनल का मतलब होता है जितने भी धर्म के जितने भी सारे अंधविश्वास थे उन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंच को ही बोला जाने लगा ओवरऑल फ्रांस में, और वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई। दोस्तों यहाँ पे ये जो 7 पॉइंट मैंने आपको बताए, ये 7 पॉइंट आपके 5 नंबर तय करते हैं पेपर में, ठीक है। इन्हीं 7 पॉइंटों को अगर आप, मैंने जैसे आपको बताया वैसे आप अगर अपने दिमाग में स्टोर कर लोगे ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 नंबर आपके। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी कोई डरो मत, ठीक है, डरो मत। उसके लिए भी क्या करना, थोड़ा सा भी तो पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ अगर कुछ भी याद आ जाए ना, वो भी लिख देना। देखो बोर्ड में क्या होता है, आपको नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फिर आप नंबर की उम्मीद में मत रहना। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको कुछ ना कुछ नंबर वो जरूर देगा, जीरो नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। कौन सा वाला, कि रिवॉल्यूशनरीज ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग को बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए, ठीक है। चीज समझे आपको दोस्तों। तो इसके बाद जो हमारा तीसरा टॉपिक हमारा है नेपोलियन का कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रांस के कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ठीक है। दोस्तों ये वाला टॉपिक जो है, आपने नेपोलियन के बारे में 9th में पढ़ा ही होगा। जो नेपोलियन था उसने डेमोक्रेसी को, मतलब जितना भी नेपोलियन के आने से पहले जितना भी फ्रांस में सुधार हो चुका था उन सारी चीजों को खत्म कर दिया उसने। मतलब जितना भी लोकतंत्र का सिस्टम था वो सारा खत्म कर दिया उसने, डेमोक्रेसी उसने खत्म कर दी, डेमोक्रेसी को एक तरह से उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन एक ऐसा फील्ड था, एक ऐसी चीज थी, एक ऐसी जगह थी जहां पे उसने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की, बहुत ज्यादा उसने वहां पे अपने बहुत सारी चीजें उसमें की उसने। तो वो चीज थी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और इकोनॉमिक फील्ड, ठीक है। मतलब कंट्री के देश के अर्थशास्त्र की तरफ उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया। कंट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, कंपनी को, कंट्री को ताकतवर बनाने के लिए उसने बहुत सारी चीजें करी, ठीक है। तो उनमें से सबसे पहले आता है हमारा सबसे टॉप पर ही नेपोलियनिक कोड, और जिसे हम कहते थे इन द कोड ऑफ द सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, जिसे हम पॉपुलरली जिसे जाना जाता है नेपोलियनिक कोड से। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने ये कोड जारी कर दिया। इस कोड से क्या हुआ, द सिविल कोड ऑफ 1804 और द नेपोलियनिक कोड एज इट यूजुअली नोन डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोग थे क्लर्जी के और नोबिलिटी के, उन लोगों को जन्म से ही अधिकार मिल जाते थे कि वो टैक्स नहीं देंगे, और उनको जन्म से बहुत सारे अधिकार मिल जाते थे जो कि थर्ड स्टेट के लोगों को नहीं मिलते थे, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया, इस कोड के थ्रू, नेपोलियनिक कोड के थ्रू उसने क्या किया, उसने जितने भी राइट्स थे जो कि बर्थ से बेस्ड थे, जन्म से ही तय कर दिए जाते थे, उन सारे राइट्स को उसने खत्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद और इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, अब हर एक बंदा, चाहे वो क्लर्जी मैन ही क्यों ना हो, चाहे वो नोबिलिटी क्यों ना, चाहे वो थर्ड स्टेट का मेंबर क्यों ना हो, वो सारे लॉ के कानून के सामने इक्वल होंगे, कानून के सामने एक बराबर होंगे, जैसे हमारे इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद उसने राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर कर लिया, राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरफ से उसने इशू कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक बंदा प्रॉपर्टी ओन कर सकता है,
ठीक है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसी की है, उसके ऊपर कोई और बंदा हक अपना नहीं जमा सकता, उसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। उसके बाद आता है यही जो कोड है, यही कोड मतलब फ्रांस से, मतलब फ्रांस के मेन जगह से अलग अलग पूरे ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड हो गया, ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड हो गया ये पूरा कोड। ठीक है, तो जैसे कि मतलब नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटाली एंड इन जर्मनी। ठीक है, नेपोलियन ने क्या किया, यही सारी चीजों को डच में, डच रिपब्लिक में, हमारे इटाली में, हमारे जर्मनी में लागू कर दिया, इन्हीं सारी चीजों को। और ही abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। दोस्तों आप में से जिन लोगों को पता नहीं है कि हमारा फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, दोस्तों सुनो, फ्यूडल सिस्टम का मतलब मैं बताता हूं। फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मतलब एक लैंडलॉर्ड और एक पीजेंट के बीच का रिश्ता फ्यूडल सिस्टम होता है। ठीक है, जैसे जमीन और किसान का रिश्ता, वैसे ही लॉर्ड मतलब लैंडलॉर्ड का, जमीन के मालिक का, जमींदार का, और पीजेंट का, खेती करने वाले फार्मर का, किसान का जो रिश्ता होता है उसे फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। उस रिश्ते में क्या होता था कि जो पीजेंट होता था उसको मतलब अपने काम के पैसे नहीं दिए जाते थे, फ्री में काम करता था वो अपने जमींदार के यहाँ पे, उसे हम कहते हैं फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, चीज समझ आपको दोस्तों। तो फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड, उसने मतलब जो भी पीजेंट से, जिन लोगों को मतलब गुलाम बनाया गया था, सर्फ बनाया गया था, उस चीज से उसने पीजेंट्स को आजाद कर दिया। ठीक है, ही ऑल्सो रिमूव्ड गिल्ड रिस्ट्रिक्शन इन टाउन एंड इम्पोज्ड एंड इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोग अपने दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत, मतलब मैं भी अपने टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि होता क्या है ये गिल्ड असल में। दोस्तों गिल्ड असल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मतलब टैक्स तय करती है कौन कितना भरेगा। मतलब जो भी बिजनेसमैन जहां पर भी जाता है वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि तय करती है, तुम अपना बिजनेस सेटअप करोगे तो इतना परसेंट कमीशन हमें दे देना, इतना परसेंट टैक्स हमें दे देना, तो उसे कहते हैं गिल्ड रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थी ये नेपोलियन ने खत्म कर दी, और उसने ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात और कम्युनिकेशन मतलब बोलचाल दूर संचार के सिस्टम को उसने सुधार दिया। तो इससे क्या हुआ, जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी पीजेंट थे, जितने भी आर्टिशियंस ने इन सारी चीजों का सबसे पहले वेलकम किया, इन सारी चीजों का स्वागत किया, उसके बाद नेपोलियन को थैंक यू भी कहा। ठीक है, तो नेपोलियन को इन सारी चीजों की वजह से उसे एक मसीहा भी कहते हैं। ठीक है, एक तरह से मैं कह सकता हूं एक मसीहा भी उसे कहते हैं। लेकिन देखा जाए उसने डेमोक्रेसी को तबाह कर दिया, तो इस हिसाब से वो मसीहा बोलना थोड़ा सा कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आपने देखा कि उसने मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को कितना ही ज्यादा डेवलप कर दिया उसने। ठीक है, मतलब ये जो सारी चीजें उसने देखी, उन सारी चीजों को उसने खत्म कर दिया। चीज समझे आपको दोस्तों। तो ये देखो दोस्तों, हमारा वीडियो हमारी खत्म होती है, हमारा ये पार्ट हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। दोस्तों वीडियो कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी तो प्लीज स्किप मत करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को थोड़ा देख लो, क्या पता काम में आ जाए आगे जाके तुम्हारे। ठीक है, मतलब 10th तक की तो है ना, तो बोर्ड तक कम से कम सारी पूरे पार्ट देख लो इसके। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 1 का पार्ट 1 हमारे यहीं पर ही खत्म होता है। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बता देता हूँ। इस पार्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। एक पेंटिंग के बारे में मैंने आपको समझाया, मैंने आपको बताया कि फ्रेडरिक सारियो के क्या क्या सोच थे। फ्रेडरिक सारियो के 2 ही सोच थे, 2 ही मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसमें मैंने 2 ही आपको बताया, एब्सोल्यूटिस्ट सोसाइटी और एक यूटोपियन सोसाइटी या फिर यूटोपियन विजन। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। उसके बाद वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा कि मतलब कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ जागरूक, मतलब देश के प्रति जागरूक बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, जी समझे आपको दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा कि हमारा मतलब नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसने जो इकोनॉमिक स्तर पे, उसने जो आर्थिक स्तर पे उसने जितनी भी डेवलपमेंट की ना, वो सारी डेवलपमेंट हमने पढ़ी है। तो इस हिसाब से नेपोलियन एक मसीहा भी हुआ। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। तो वीडियो हमारा यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना।
अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी ही मिल जाए, ठीक है, डलते ही मिल जाए आपको, ठीक है। दोस्तों वीडियोस को बहुत ज्यादा मतलब पूरी करके देखना, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगे तो आपको लगता है कि मतलब मेरे दोस्तों को पास भी वीडियो जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करना जरूर, ठीक है। शेयर करने से क्या होगा, मेरी वीडियो फैलेगी, ठीक है। मेरे जो जिन लोगों को जरूरत होती है इन वीडियोस की, वो लोग भी देख पाएंगे। जी समझ में आपको दोस्तों। तो बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।